हाँ, एम्बोलिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है मीडियम साइज आर्टरीज की और सब्सिक्वेंट रप्चर डाउन स्ट्रीम कैपिलरीज का रेंडर होता है एनॉक्सिक और कॉज कराता है पल्मोनरी हेमरेजेस। इस तरह के एम्बोला जो हैं ये पल्मोनरी इन्फेक्शन नहीं कॉज कराते। क्यों? क्योंकि एरिया ऑल्सो रिसीव करता है ब्लड थ्रू इंटेक्ट ब्रोंकाइल सर्कुलेशन से, जिसको डुअल सर्कुलेशन कहा गया है। However, similar embolus in the setting of the left-sided cardiac failure में और diminished bronchial artery की perfusion में pulmonary infarct हो सकता है। embolism to small and end arteriolar पल्मोनरी ब्रांचेस के अंदर यूजली कॉज कराता है इन्फेक्शन। मल्टीपल एम्बोलाई होते हैं थ्रू टाइम कैन कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिसको कोर पल्मोनेल कहा गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। मोस्ट सिस्टेमिक एम्बोलाई हमारे 80% जो है ना वो इंट्राकार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई से आते हैं। 2/3 इनमें से जो है वो एसोसिएटेड होते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट के साथ, और बाकी 25% जो है ना डायलेटेड लेफ़्ट एट्रिया जैसे कि सेकेंडरी टू द माइट्रल वाल्व डिजीज़ से। रिमाइंडर ओरिजिनेट करते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म से, थ्रोम्बाई ओवरलाइंग द अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, फ्रेगमेंटेड वाल्वुलर वेजिटेशंस चैप्टर 11, या फिर वीनस सिस्टम से पैराडॉक्सिकल इम्बोलाई। हमारे 10% टू 15% सिस्टेमिक इम्बोलाई अननोन ओरिजिन के होते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट जो वीनस इम्बोलाई है वो जो लॉज करते हैं प्राइमरीली हमारे लंग को, आर्टीरियल इम्बोलाई ट्रैवल करते हैं वर्चुअली कहीं भी। उनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस अंडरस्टैंडेबली डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से और रिलेटिव फ्लो रेट ऑफ द ब्लड का टू द डाउन स्ट्रीम टिश्यूज़। कॉमन आर्टीरियल इम्बोलाइजेशन साइट हमारी ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटी होती है 70% और सेंट्रल नर्वस सिस्टम 10%। इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन लेस कॉमन टारगेट होते हैं। कॉन्सिक्वेंस हमारी इम्बोलाइजेशन का डिपेंड करता है कैलिबर ऑफ द ऑक्लूडेड वेसल पे, कोलेटरल सप्लाई और अफेक्टेड टिश्यू की वुल्नरेबिलिटी टू द एनॉक्सिया। आर्टीरियल इम्बोला ऑफन लॉन्च करेगा एंड आर्टरीज में और इन्फेक्शन कराएगा। फैट इम्बोलिज्म क्या है? सॉफ्ट टिश्यू क्रश इंजरीज या रप्चर मैरोवास्कुलर साइनोसाइट्स का, मैरोवास्कुलर साइनोसाइट जैसे कि किसी लॉन्ग बोन की फ्रैक्चर की वजह से माइक्रोस्कोपिक फैट के ग्लोब्यूल्स को ना रिलीज़ करवा देता है इनटू द सर्कुलेशन। फैट और मैरो का एम्बोलाय कॉमन इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं आफ्टर विगरस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR। तो उसमें ये फैट और मैरो के एम्बोला कॉमन है लेकिन प्रोबेबली आर ऑफ लिटिल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सिमिलरली आल्दो फैट और जो मैरो का एम्बोलिज्म वो 90% ऑफ द इंडिविजुअल में होते हैं विद सिवियर स्केलेटल इंजरीज, लेस देन 10% शो करते हैं कोई भी क्लिनिकल फाइंडिंग। फिगर देखें, अनयूजुअल टाइप ऑफ एम्बोलाई है। ए फिगर में बोन मैरो का एम्बोलस है। एम्बोलस जो है ना हेमेटोपोइटिक मैरो से और मैरो फैट सेल से जो कि क्लियर स्पेसेस है उनसे बना है और अटैच हुआ है टू अ थ्रोम्बस। ठीक है, ये है वो पिक्चर। और बी वाला ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोला है। 2 स्मॉल पल्मोनरी आर्टीरियल पैक्ड हुई है लैमिनेटेड स्वर्ल के साथ ऑफ द फीटल स्क्वामस सेल सराउंडिंग द लंग इज द एडिमेटस एंड कंजेस्टेड। तो हमने कहा कि 90% इनमें सीवियर स्केलेटल इंजरी के साथ होता है, 10% में ना इतने कोई खास फाइंडिंग नहीं होते। हाउएवर माइनॉरिटी पेशेंट जो ना डेवलप करते हैं असिम्प्टोमेटिक फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम जो कैरेक्टराइज होता है पल्मोनरी इंसफिशिएंसी के साथ। न्यूरोलॉजिक सिम्टम होते हैं अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डिफ्यूज पेटिकियल रैश होती है जो कि फैटल है 10% ऑफ द केसेस में। क्लिनिकल साइन और सिम्टम अपीयर 1 से 3 दिन में होते हैं इंजरी के बाद और एज अ सडन ऑनसेट ऑफ द टैकिपनिया होता है, डिस्निया, टैकिकार्डिया, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस जो कि प्रोग्रेस करती है रैपिडली टू डेलीरियम या कोमा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एट्रीब्यूट हुई है प्लेटिलेट अडेयन ऑफ द टू द फैट ग्लोब्यूल्स के साथ और सब्सिक्वेंट उनकी एग्रीगेशन या फिर स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन भी हो सकती है प्लेटलेट्स की। अनीमिया हुई है क्योंकि सिमिलर रेड सेल्स की एग्रीगेशन हुई है और हीमोलाइसिस हुई है या तो। अब पिटिकल रैश डिफ्यूज जो है ना 20 to 50% केसेस में देखी गई है। ये ना रैपिड ऑनसेट ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से होती है और ये यूजफुल डायग्नोस्टिक फीचर होता है। पैथोजेनेसिस हमारे फैट एम्बोलाई की इन्वॉल्व करती है दोनों, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई बायोकेमिकल इंजरी। फैट माइक्रो एम्बोलाई अक्लूड करते हैं हमारी पल्मोनरी सेरेब्रल माइक्रोवास्कुलेचर को, दोनों डायरेक्टली भी और ट्रिगर करके प्लेटिलेट एग्रीगेशन को। इसके डिलीटेरियस इफेक्ट होते हैं जो कि एक्जिबरेट होते हैं फैटी एसिड के रिलीज के साथ फ्रॉम द लिपिड ग्लोब्यूल्स जो कॉज कराएंगे लोकल टॉक्सिक एंडोथेलियल इंजरी। प्लेटिलेट की एक्टिवेशन और ग्रेन्युलोसाइट्स की रिक्रूटमेंट विथ फ्री रेडिकल प्रोटीएज एंड इकोसिनोइड रिलीज
कंप्लीट द वास्कुलर असॉल्ट, क्योंकि लिपिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट्स से जो कि यूज़ किए जाते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। तो माइक्रोस्कोपिक जो डेमोन्स्ट्रेशन है फैट माइक्रोग्लोब्यूल्स की, दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ द अकम्पनिंग बोन मेरो एलिमेंट्स, रिक्वायर करती है स्पेशलाइज टेक्निक, यानी कि फ्रोजन सेक्शन या फैट स्टेन यूज़ करनी चाहिए। दूसरा है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म अनकॉमन है, ग्रेव कॉम्प्लिकेशन है लेबर की, और इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड होता है इन वन इन 40,000 डिलीवरीज। मोर्टेलिटी रेट इसका अप्रोच करता है 80%। ये मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ का इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, एंड द फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ का इन द यूएस। अकाउंट करता है 10% ऑफ द मैटरनल डेथ इन दिस कंट्री, एंड 85% इसके सर्वाइवर सफ़र करते हैं फ्रॉम परमानेंट न्यूरोलॉजिक डेफिसिट के साथ। ऑनसेट इसका कैरेक्टराइज होता है सडन सीवियर डिस्निया होता है, इसमें साइनोसिस होती है और हाइपोटेंसिव शॉक जो कि फॉलो होता है सीजर्स के साथ, और कोमा हो जाती है। पेशेंट सर्वाइव करता है इनिशियल क्राइसिस को सर्वाइव करता है। पल्मोनरी इडीमा टिपिकली डेवलप कर जाती है, अलॉन्ग विथ इन अबाउट हाफ ऑफ द पेशेंट में डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाती है, सेकेंडरी टू द रिलीज ऑफ द थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंसेस एमनियोटिक फ्लूइड में से। इंडियड ये थॉट है कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ऐसे केसेस में रिजल्ट नहीं करती मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स की वजह से, लेकिन बायोकेमिकल एक्टिवेशन कोगुलेशन सिस्टम की वजह से, एंड द इन्नेट इम्यून सिस्टम caused by the substances in the amniotic fluid. Underlying cause is the entry of the amniotic fluid and its content into the maternal circulation via the tears in the placental membranes. यानी maternal circulation में आ गया है amniotic fluid और उसके content प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की टीयर्स में से या फिर यूट्राइन वेन के रप्चर की वजह से। हिस्टोलॉजिक एनालिसिस शो करती है स्क्वामस शेल जो है सेल्स शेड करते हैं फ्रॉम द फीटल स्किन, लैंगो हेयर फैट फ्रॉम द वर्निक्स सेकेशियोसा, एंड म्यूसिन डिराइव्ड फ्रॉम द फीटल रेस्पिरेटरी या जीआईटी ट्रैक में से इन द मैटरनल पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा। अदर फाइंडिंग में मार्क्ड पल्मोनरी एडिमा हो सकती है, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज हो सकता है, फिब्रिन सिस्टेमिक थ्रोम्बाई जनरेट हो सकते हैं बाय डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की वजह से। नेक्स्ट रह गया एयर एम्बोलिज्म। गैस बबल सर्कुलेशन के अंदर कोलिसिस कर सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं वास्कुलर फ्लो को, और डिस्टल इस्केमिक इंजरी भी करा सकते हैं। थस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जो ट्रैप होती है कोरोनरी आर्टरी में ड्यूरिंग द बाईपास सर्जरी या फिर इंट्रोड्यूस होती है सेरेब्रल आर्टीरियल सर्कुलेशन में न्यूरो सर्जरी के दौरान, जो कि अपराइट सिटिंग पोजीशन में की जाए, तो वो अक्लूड करती है फ्लो को विद द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। स्मॉल जो वीनस गैस के एम्बोला हैं वो उनको जनरली कोई भी डिलीटेरियस इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन सफिशिएंट एयर एंटर कर जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में इनएडवर्टेंटली ड्यूरिंग द ऑब्स्ट्रेक्टिक या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान, या फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेस्ट वॉल इंजरी टू कॉज हाइपोक्सिया, एंड वेरी लार्ज वीनस एम्बोलाई में अरेस्ट इन द हार्ट एंड कॉज डेथ। अ पर्टिकुलर फॉर्म गैस एम्बोलिज्म की है डीकम्प्रेशन सिकनेस। ये होती है जब सडन चेंज आता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। स्कूबा डाइवर, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्कर और पर्सन जो कि अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट में होते हैं, जो रैपिड असेंट करते हैं, वो रिस्क पे होते हैं। जब एयर ब्रीथ की जाती है हाई प्रेशर में, जैसे कि डीप सी डाइव के दौरान, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ द गैस जो होती है ना, पार्टिकुलरली जो नाइट्रोजन गैस है, वो डिज़ोल्व हो जाती है हमारे ब्लड में और टिश्यूज़ में। अब अगर ड्राइवर असेंड करेगा, डीप्रेशराइज करता है अपने आप को बहुत जल्दी, तो नाइट्रोजन गैस एक्सपेंड करेगी टिश्यूज़ के अंदर और बबल आउट ऑफ द सॉल्यूशन इन द ब्लड टू फॉर्म गैस एम्बोलाई। बबल आउट हो जाएगी सॉल्यूशन में से इनटू द ब्लड और गैस एम्बोलाई बन जाएगा, जो कि टिश्यू इस्कीमिया करवा सकता है। रैपिड फॉर्मेशन गैस बबल्स की स्केलेटल मसल्स में और सपोर्टिंग टिश्यूज़ में होती है, और जॉइंट्स में भी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पेनफुल कंडीशन जिसको बेंड्स कहा गया इन 1880s, क्योंकि एफ्लिक्टेड पर्सन आर्च करता है बैक इन द मैनर जो रेमिसेंट है देन टिन पॉपुलर वुमेंस फैशन पोज जिसको ग्रीकियन बेंड कहा गया। गैस बबल्स जो है ना पल्मोनरी वास्कुलेचर में वो एडिमा करवाते हैं, इसके अलावा हेमरेज भी कराते हैं, और फोकल एटेलेक्टेसिस या एम्फाइसीमा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, सो कॉल्ड चोक्स। बबल्स सीएनएस में मेंटल इम्पेयरमेंट करा देते हैं, इवन सडन ऑनसेट कोमा का भी। मोर क्रॉनिक फॉर्म डीकम्प्रेशन सिकनेस की है केसन डिजीज़, ये क्रॉनिक फॉर्म है। ये प्रेशराइज अंडर वाटर वेसल्स
जो यूज़ की जाती हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, उसके नाम पे रखा गया इसका नाम, जिसमें रिकरेंट या परसिस्टेंट गैस एम्बोलाई हड्डियों में लीड करते हैं मल्टीफोकल इस्केमिक नेक्रोसिस में। द हेड ऑफ द फीमर, टिबिया एंड ह्यूमराई जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। प्लेसिंग द अफेक्टेड पर्सन इन द हाई प्रेशर चैम्बर में उनको रखा जाता है ताकि वो फोर्स की जाए गैस को बैक इनटू द सॉल्यूशन और ट्रीट करें हम अक्यूट डिकम्प्रेशन सिकनेस को। सब्सिक्वेंट स्लो डिकम्प्रेशन परमिट करती है ग्रेजुअल गैस की रिजॉर्प्शन और एक्सेलेशन ताकि ऑब्स्ट्रक्टिव बबल दोबारा ना बने। समरी देख लेते हैं एम्बोलिज्म की। एम्बोलस एक सॉलिड लिक्विड या गैशियस मैस होता है जो कि कैरी होता है ब्लड से टू अ डिस्टेंट साइड डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, और ये डिस्लोज हो जाते हैं, मतलब डिस्लोज थ्रोम्बा ही एम्बोला होते हैं। पल्मोनरी एम्बोला ड्राइव करता है प्राइमरी लोअर एक्सट्रीमिटी से डीप वेन थ्रोम्बा। इनका इफेक्ट डिपेंड करता है मेनली साइज ऑफ द एम्बोलस पे और लोकेशन जहाँ पे वो डिस्लोज हुआ है। कॉन्सिक्वेंस इसका राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है और पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन या सडन डेथ भी हो सकती है। सिस्टेमिक एम्बोला ड्राइव प्राइमरीली फ्रॉम द कार्डियक म्यूरल या वाल्व्यूलर थ्रोम्बाई में से, एओर्टिक एन्यूरिज्म में से, या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक से, जहाँ पे एम्बोलस ना टिश्यू की इन्फेक्शन करवा देता है। डिपेंड करता है साइट ऑफ द एम्बोलाइजेशन पे और प्रेजेंस या एब्सेंस कोलेटरल सर्कुलेशन की। फैट एम्बोलिज्म होता है क्रशिंग इंजरीज के बाद इन द बोन्स। सिम्टम में पल्मोनरी इंसफिशेंसी आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज आ जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड की एम्बोलिज्म फॉलो करती है चाइल्ड बर्थ और देती है राइज टू द फैटल पल्मोनरी एंड सेरिब्रल मैनिफेस्टेशन। एयर एम्बोलिज्म होती है रैपिड डीकम्प्रेशन के बाद, मोस्ट कॉमनली डाइवर्स में, और ये रिजल्ट करती है सडन बबलिंग ऑफ द नाइट्रोजन जो कि डिजोल्व होती है ब्लड पे एट द हाई प्रेशर, उसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फाक्शन। इन्फाक्ट जो है ना एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस होता है जो कि एक अक्लूजन ऑफ द वास्कुलर सप्लाई की वजह से होता है टू द अफेक्टेड टिश्यू। इन्फेक्शन जो है प्राइमरीली हार्ट को और ब्रेन को कॉमनली इफेक्ट करता है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल इलनेस। रफली 40% डेथ जो यूएस में होती है वो कॉन्सिक्वेंस होती है सीवीएस से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, विथ मोस्ट कॉमन डेथ जो है स्टेम करती है मायोकार्डियल या सेरिब्रल इन्फेक्शन की वजह से। पल्मोनरी इन्फेक्शन पे कॉमन क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन है, बोवल इन्फेक्शन फैटल होता है। इस्केमिक नेक्रोसिस हमारी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ की गैंग्रीन कॉज कराती है सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी हमारे डायबिटिक पॉपुलेशन में। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस या फिर आर्टीरियल इम्बोलिज्म अंडरलाई करता है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन, इनमें ज़्यादा होती है। लेस कॉमन कॉज आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है वाजोस्पाज्म, एक्सपेंशन हो जाती है किसी एथिरोमा की सेकेंडरी टू द इंट्राप्लेक हेमरेज के, या और एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो जाती है वेसल की, जैसे ट्यूमर की वजह से या डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से या एडिमा की वजह से किसी कन्फर्म्ड स्पेस में इन द एंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जैसा होता है एंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अदर अनकॉमन जो कॉज होता है ना टिश्यू नेक्रोसिस इन्फेक्शन की, उसमें वेसल की ट्विस्टिंग हो जाती है जैसे कि टेस्टिकुलर टॉर्जन होती है या बोवल वॉल्वुलस में होता है। ट्रोमाटिक वास्कुलर रप्चर भी होता है, इंट्रैपमेंट हर्नियल सैक की उसमें भी। आल्दो वीनस थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन करवाती है, मोर कॉमन आउटकम इसका सिंपली कंजेशन होता है। टिपिकली बाईपास चैनल रैपिडली खुल जाते हैं ताकि वो प्रोवाइड करें सफिशिएंट आउटफ्लो ताकि रीस्टोर हो जाए आर्टीरियल का इनफ्लो। इनफैक्ट जो होते हैं ना वीनस थ्रोम्बोसिस से, वो थस यूजुअली होते हैं ऑर्गन्स में जिनकी सिंगल इफरेंट वेन होती है जैसे कि टेस्टिस में या फिर ओवरी में। मॉर्फोलॉजी देखें, इनफैक्ट क्लासीफाई हुए अपने कलर के हिसाब से, रिफ्लेक्ट करते हैं अमाउंट हेमरेज का और प्रेजेंस या एब्सेंस माइक्रोबियल इन्फेक्शन की। थस इन्फैक्ट रेड भी हो सकते हैं, उसको हम हेमरेजिक इन्फैक्ट कहेंगे, वाइट होंगे तो हम उसको अनीमिक इन्फैक्ट कहेंगे, और वो सेप्टिक भी हो सकते हैं या ब्लैंड भी हो सकते हैं। रेड इन्फैक्ट देखिए 4.17 में हेमरेजिक रफली वेज शेप्ड पल्मोनरी इन्फैक्ट, रेड इन्फैक्ट ये शो हुआ है। ये इस तरह के जो रेड इन्फैक्ट होते हैं ना, ये होते हैं रिजल्ट ऑफ वीनस अक्लूजन में, जैसे कि ओवेरियन टॉर्जन में होते हैं। इसके अलावा लूज टिश्यू में होते हैं, लंग में, जहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है इन्फेक्टेड जोन में। इसके अलावा टिश्यूज़ में जिनकी डुअल सर्कुलेशन होती है जैसे लंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे पार्शियल एल्बेट इनएडिक्वेट परफ्यूजन बाय कोलेटरल आर्टीरियल सप्लाई इज टिपिकल। चौथा, इन प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज़ में, जिससे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्लगिश वीनस आउटफ्लो की वजह से। और इसके अलावा जब फ्लो रीस्टेब्लिश हो आफ्टर इन्फेक्शन हो गई हो, जैसे कि एंजियोप्लास्टी ऑफ एन आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद। शार्पली डीमार्केटेड पेल इन्फैक्ट फिगर में देखें,
स्प्लीन का, इसको वाइड इन्फार्क्ट कहा जाता है। तो ये इस तरह के वाइड इन्फार्क्ट ना आर्टीरियल अक्लूजन्स में होते हैं, सॉलिड ऑर्गन्स में, जहाँ पे एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है, जैसे कि हार्ट, स्प्लीन, किडनी में, और जहाँ पे टिश्यू की डेंसिटी लिमिट कर देती है सीपेज ऑफ ब्लड को फ्रॉम द एडजॉइनिंग पेटेंट वास्कुलर बेड में से। Infarct tend to be wedge-shaped with the occluded vessel at the apex and the organ periphery forming the base। 4.17 में देखें, जैसे हमने पिक्चर में देखा, जब बेस इस सीरोसल सरफेस की होती है, देयर इज ऑफन एन ओवरलाइंग फिब्रिनस एक्सुडेट होता है। लेटरल मार्जिन्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं फ्लो फ्रॉम द एडजेसेंट वेसल्स। मार्जिन अक्यूट इन्फार्क्ट के टिपिकली इंडिस्टिंक्ट होते हैं, अक्यूट इन्फार्क्ट के, और स्लाइटली हेमरेजिक होते हैं। विथ टाइम एजेस जो है वो बेटर डिफाइन होते हैं बाय नैरो रिम ऑफ हाइपरीमिया, जो एट्रीब्यूटेबल है टू द इन्फ्लामेशन। इन्फार्क्ट जो रिजल्ट करते हैं आर्टीरियल अक्लूजन की वजह से इन द ऑर्गन विदाउट अ डुअल सर्कुलेशन टिपिकली प्रोग्रेसिवली पेलर हो जाते हैं और ज़्यादा शार्पली डिफाइंड होते हैं विथ टाइम, जैसे फिगर में देखा हमने। बाय कंपैरिजन हेमरेजिक इन्फार्क्ट जो है ना आर द रूल इन द लंग एंड अदर स्पंजी ऑर्गन्स में। एक्स्ट्रावाजेटेड हमारे रेड सेल्स हेमरेजिक इन्फार्क्ट में फैगोसाइटोस हो जाते हैं मैक्रोफेजेस से, और हीम आयरन उनका कन्वर्ट हो जाता है इंट्रासेलुलर हीमोसिड्रिन में। स्मॉल अमाउंट इम्पार्ट नहीं करती अप्रिशिएबल कलर टू द टिश्यू, लेकिन एक्सटेंसिव हेमरेज में फर्म ब्राउन रेजिड्यू आ जाता है। मोस्ट टिश्यूज़ में मेन हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग जो कि एसोसिएटेड होती है इन्फार्क्ट में, वो है इस्केमिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बिगिन होता है टू डेवलप अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द इन्फार्क्ट फ्यू घंटों के अंदर, और यूजुअली वेल डिफाइंड होता है 1 से 2 दिनों के अंदर। इवेंचुअली इन्फ्लामेशन फॉलो होती है रिपेयर के साथ, बिगिनिंग इन द प्रिजर्व मार्जिन। कुछ टिश्यूज़ में पेरेन्काइमल रीजनरेशन होती है पेरिफेरी ऑफ द इन्फार्क्ट में, वेयर द अंडरलाइंग स्ट्रोमल आर्किटेक्चर हैज़ बीन सेपरेटेड। मोस्ट इन्फार्क्ट हाउएवर अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाते हैं स्कार के साथ। ब्रेन एक्सेप्शन है टू दीज जनरलाइजेशन। इस्केमिक टिश्यू इंजरी होती है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो रिजल्ट करती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में। सेप्टिक इन्फार्क्ट भी होते हैं, ये होते हैं इन्फेक्टेड कार्डियक वाल्व वेजिटेशंस इम्बोलाइज में, जब वो इन्फेक्ट हो या जब माइक्रोब सीड करें नेक्रोटिक टिश्यू को। ऐसे केसेस में इन्फार्क्ट कन्वर्ट होता है एब्सेस के अंदर, जो कॉरेस्पॉन्ड करने लिए ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाता है, और हीलिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन और फाइब्रोसिस के साथ। ये फिगर देखें, इसमें एक रिमोट किडनी इन्फार्क्ट दिखाया है, नाउ रिप्लेस हो गया लार्ज फिब्रिनोटिक स्कार के साथ। अब एक फैक्टर जो कि इन्फार्क्ट के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट वास्कुलर अक्लूजन का रेंज करता है इनकॉन्सिक्वेंशियल से लेके टू द टिश्यू नेक्रोसिस तक, लीडिंग टू द ऑर्गन डिसफंक्शन और समटाइम्स डेथ। रेंज आउटकम की इन्फ्लुएंस होती है फॉलोइंग 3 वेरिएबल्स के साथ। एक तो एनाटमी ऑफ द वास्कुलर सप्लाई, देखिए प्रेजेंस या एब्सेंस अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन डिटरमाइनिंग कि वेदर अक्लूजन इंडिविजुअल वेसल की डैमेज करवाएगी या नहीं करवाएगी। डुअल सप्लाई हमारे लंग को, पल्मोनरी और ब्रोंकाइल आर्टरीज का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी आर्टरीज की नहीं करवाएगी लंग का इन्फार्क्ट, अनलेस कि ब्रोंकाइल सर्कुलेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सिमिलरली लिवर जो कि रिसीव करता है ब्लड हमारी हेपेटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से, एंड द हैंड एंड फोर आर्म जो कि पैरेलल रेडियल और अल्नार आर्टीरियल सप्लाई है, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं टू इन्फाक्शन। बाय कंट्रास्ट हमारी किडनी हो गई, स्प्लीन हो गए, इनमें एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन है और इनकी आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन में इन्फाक्शन हो जाएगी इन टिश्यूज़ में। दूसरा फैक्टर होता है रेट ऑफ अक्लूजन। देखिए स्लोली डेवलपिंग अक्लूजन जो है ना वो कम है, लेस लाइकली है टू कॉज द इन्फाक्शन, स्लो वाली, क्योंकि ये अलो करती है टाइम ताकि कोलेटरल ब्लड सप्लाई बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल इंट्रा आर्टीरियल अनास्टोमोसिस हो जाती है जो कि नॉर्मली कैरी करती है मिनिमल ब्लड फ्लो, इंटरकनेक्ट करती है 3 मेजर कोरोनरी आर्टरीज़ को। अगर एक कोरोनरी आर्टरी स्लोली अक्लूड हुई है जैसे कि इनक्रोचिंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से, तो फ्लो इस कोलेटरल सर्कुलेशन का बढ़ जाएगा सुफिशेंटली ताकि प्रिवेंट हो इन्फाक्शन। इवन ओरिजिनल आर्टरी जो है कम्प्लीटली भी जब अक्लूड हो जाए तो भी। तो ये स्मॉल इंटर आर्टीरियल अनास्टोमोसिस बनती है। तीसरा फैक्टर है टिश्यू वल्नरेबिलिटी और हाइपोक्सिया। देखिए न्यूरॉन्स जो हैं उनमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है जब वो डिप्राइव होते हैं ब्लड सप्लाई से, सिर्फ 3 से 4 मिनट्स के अंदर। मायोकार्डियल सेल्स आल्दो हार्डर होते हैं देन द न्यूरॉन्स, ये स्टिल डाई कर जाते हैं 20 से 30 मिनट्स के अंदर ऑफ द इस्कीमिया। बाय कॉन्ट्रास्ट हमारे फिब्रोब्लास्ट मायोकार्डियम में वायबल रहते हैं फ्यू घंटे तक ऑफ द इस्कीमिया। अब समरी देखते हैं तो इन्फाक्शन जो है, इन्फाक्ट एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस है जो कि कॉमन कॉज है आर्टीरियल अक्लूजन का। ये टिपिकली रिजल्ट करते हैं थ्रोम्बोसिस की वजह से या इम्पोलाइजेशन। वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन लेस फ्रीक्वेंट कॉज है।
इनफैक्ट कॉज होते हैं वीनस अक्लूजन की वजह से या होते हैं स्पंजी टिश्यूज़ में, टिपिकली आर हेमरेजिक, और वो जो आर्टेरियल अक्लूजन से होते हैं इन द कॉम्पैक्ट टिश्यू वो पेल होते हैं या वाइट। वेदर और नॉट द वास्कुलर अक्लूजन कॉज टिश्यू इन्फेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोलेटरल ब्लड सप्लाईज। द रेट जिस पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होती है उस पर इंट्रिंसिक टिश्यू की ससेप्टिबिलिटी टू इस्केमिक इंजरी और ब्लड के ऑक्सीजनेशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शॉक। शॉक एक स्टेट होती है जिसमें डिमिनिश कार्डियक आउटपुट होता है या फिर रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इम्पेयर कर देता है टिश्यू की परफ्यूजन और लीड करता है सेल्यूलर हाइपोक्सिया, यानी कार्डियक आउटपुट कम होता है या फिर इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो परफ्यूजन कम होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगी सेल्स की। एट द आउटसेट द सेल्यूलर इंजरी रिवर्सिबल होती है। हाउएवर प्रोलॉन्ग शॉक जो है इवेंचुअली इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी हो जाएगी और फैटल होता है। शॉक कॉम्प्लिकेट कर सकता है सिवियर हेमरेज को, एक्सटेंसिव ट्रॉमा या बर्न्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसमें हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, माइक्रोबियल सेप्सिस में। ये कॉजेज फॉल होते हैं इनटू 3 जनरल कैटेगरीज। 4.3 टेबल में देखें 3 तरह के शॉक है। एक है कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें कौन से दूसरे हैं हाइपोवोलेमिक और तीसरे हैं सेप्टिक शॉक। देखिए कार्डियोजेनिक में हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वेंट्रिकुलर का रप्चर, एरिथमिया की वजह से शॉक होता है, कार्डियक टेम्पनेट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी। इसमें प्रिंसिपल पैथोजेनिक मैकेनिज्म ये है कि मायोकार्डियल के पंप का फेलियर हो गया है तो इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज हुआ है, एक्सट्रिंसिक प्रेशर पड़ रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है टू आउटफ्लो। दूसरा होता है हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक, ये हेमरेज से होता है और फ्लूइड के लॉस से, वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न ट्रॉमा में। इसमें पैथोलॉजिक मैकेनिज्म है कि इनएडिक्वेट ब्लड या प्लाज्मा का वॉल्यूम ही कम हो जाता है। सेप्टिक शॉक में या ओवरवेलमिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस हो गया है, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया हो गई है, फंगल सेप्सिस हो गई है या सुपर एंटीजन जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाते हैं। इसकी जो प्रिंसिपल पैथोजेनिक मैकेनिज्म वो ये है कि इसमें पेरिफेरल की वैसो डायलेशन हो जाती है, ब्लड की पूलिंग होती है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन और इंजरी, इसके अलावा ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड डैमेज होता है, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो जाती है और एक्टिवेशन साइटोकाइन कैस्केड्स की हो जाती है। देखिए सबसे पहले हमारा कार्डियोजेनिक शॉक जो है ना वो लो कार्डियक आउटपुट की वजह से होता है, मायोकार्डियल पंप के फेलियर की वजह से। ये मायोकार्डियल डैमेज की वजह से भी होता है यानी इन्फेक्शन की वजह से, वेंट्रिकुलर एरिथमिया से, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन जैसे कार्डियक टेम्पनेट में एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। हाइपोवोलेमिक शॉक रिजल्ट करता है लो कार्डियक आउटपुट की वजह से, जो कि ब्लड लॉस या प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से जैसे कि फ्लूइड में लॉस में या बर्न में या फिर हेमरेज में होता है। सेप्टिक शॉक ट्रिगर होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से और ये सिवियर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम सर्स के साथ एसोसिएटेड होता है। इन एडिशन टू द माइक्रोब सर्स जो है ना ट्रिगर होती है वैरायटी ऑफ इंसल्ट से, किसी बर्न, ट्रॉमा या पेनक्रियाटाइटिस में। कॉमन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म मैसिव आउटपोरिंग होती है इसमें इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की इन्नेट और एडेप्टिव इम्यून के सेल्स में से जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी आर्टीरियल्स की वेज़ोडाइलेशन, वास्कुलर लीकेज होता है, वीनस ब्लड की पूलिंग होती है। ऐसे कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी रिजल्ट करती हैं टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन में, सेलुलर हाइपोक्सिया में और मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट जो कि लीड करती है ऑर्गन डिसफंक्शन में, और अगर सिवियर होंगी तो परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। पैथोजेनेसिस शॉक की डिटेल में बिलो है। लेस कॉमनली शॉक रिजल्ट करता है लॉस हमारी वास्कुलर टोन की वजह से भी, वास्कुलर टोन लॉस हो जाए जो कि एनेस्थीसिया में होता है या सेकेंडरी टू द स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में जैसे न्यूरोजेनिक शॉक में। तो एनाफाइलेटिक जो शॉक है वो सिस्टेमिक वेज़ोडाइलेशन की वजह से होते हैं, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से, और ट्रिगर होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ, IgE। पैथोजेनेसिस सेप्टिक शॉक की देखें तो सेप्टिक शॉक 2% ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन US में होता है और ये 50% जो है ना ट्रीटमेंट रिक्वायर करते हैं ICU का। नंबर ऑफ द केसेस US में 7,50,000 से ज़्यादा हो गए हैं एंड इंसिडेंस राइज कर रहा है जो कि आयरॉनिकली हो रहा है ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ सपोर्ट फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट एज वेल एज ग्रोइंग रैंक ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट, क्योंकि कीमोथेरेपी या इम्यूनोसप्रेशन या एडवांस एज की वजह से, HIV की वजह से, और इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का है इन द हॉस्पिटल सेटिंग। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन द केयर मोर्टेलिटी जो है वो स्टैगरिंग रह रही है 20 to 30%। सेप्टिक शॉक ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रिगर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, फॉलो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंजाई के साथ। हैंस ओल्डर सिनोनिम एंडोटॉक्सिक शॉक जो है अब नहीं यूज़ किया जाता।
एबिलिटी ऑफ द डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेप्टिक शॉक करवाएं, ये कंसिस्टेंट है विद आइडिया कि वैरायटी ऑफ द माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रिगर करते हैं प्रोसेस को। जैसा कि चैप्टर 3 में हमने देखा, मैक्रोफेजेस हमारे न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल, एंडोथेलियल सेल्स, सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट जैसे हो गए, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर एक्टिवेट होते हैं बाय सेवरल सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से आता है। एक्टिवेशन के बाद ये सेल्स और फैक्टर्स इनिशिएट करते हैं नंबर ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो इंटरेक्ट करता है इन अ कॉम्प्लेक्स इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड फैशन में और सेप्टिक शॉक करवा देता है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करवा देता है। ये फिगर देखिए, इसमें मेजर पैथोजेनिक पाथवे हैं इन द सेप्टिक शॉक। माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करते हैं हमारी एंडोथेलियल सेल्स को, ये हैं वो माइक्रोबियल सारे प्रोडक्ट्स, और फिर जो है वो और सेलुलर और ह्यूमरल एलिमेंट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम को भी, और इनिशिएट करते हैं कैस्केड ऑफ इवेंट जो कि एंड स्टेज मल्टी ऑर्गन फेलियर करवाता है। एडिशनल डिटेल प्रोवाइड है इन द टेक्स्ट। ये देखिए माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स पैम्प्स होते हैं, ये फैक्टर 12 को कर रहे हैं। फिर प्रो कोएगुलेंट एक्टिविटी है, टीएफ बढ़ रहा है, टीएफपीआई थ्रोम्बोमोडुलेंट प्रोटीन सी, उनसे जाके डीआईसी हो रहा है, कोएगुलेशन हो रही है और टिश्यू इस्कीमिया हो जाती है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी, मल्टी ऑर्गन। इसके अलावा या तो ये पैम्प्स जो है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कराएंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और फिर एंडोथेलियल की एक्टिवेशन कराएंगे, जिसकी वजह से फिर जो है ये सारे प्रो कोएगुलेंट, एंटी फिब्रिलोलाइटिक और ये जो सारे हैं मीडिएटर्स ये रिलीज़ होंगे और वैसोडाइलेशन और परमेबिलिटी बढ़ेगी, परफ्यूजन कम होगी और मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। इसके अलावा ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो न्यूट्रोफिल को ये पैम्प्स और मोनोसाइट को एक्टिवेट करेंगे, ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये सेक्रेट करें HMGB1, साइटोकिन और साइटोकिन लाइक मेडिएटर जाके यही कराएंगे। और इसके अलावा ये सिस्टमिक इफेक्ट में फीवर, डिमिनिश मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी और मेटाबॉलिक इम्यूनिटी कराएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे इंटरल्यूकिन 10 अपप्टोसिस STNFR करवाएंगे, सॉल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। सेकेंडरी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर आएंगे, फिर इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी। फैक्टर्स जो कि बिलीव है टू प्ले मेजर रोल इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेप्टिक शॉक वो फॉलोइंग है। एक तो इन्फ्लामेटरी और काउंटर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। देखिए सेप्सिस में वेरियस माइक्रोबियल सेल वाल कॉन्स्टिट्यूएंट इंगेज होते हैं रिसेप्टर्स पे ऑन द सेल्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम और ट्रिगर करते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। लाइकली इनिशिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन सेप्सिस में सिग्नलिंग पाथवे लाई करता है टोल लाइक रिसेप्टर्स के ऊपर, जो रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे माइक्रो ड्राइव्ड सब्सटेंसेस को, जिनको कहा जाता है पैम्प्स, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न, एज वेल एज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं हमारे बैक्टीरियल पेप्टाइड्स को, और सी टाइप के लेक्टिन रिसेप्टर भी होते हैं जैसे कि डेक्टिन्स। ठीक है, जी प्रोटीन वाले पैम्प्स और डेक्टिन्स। एक्टिवेशन के बाद इनेट इम्यून सेल्स न्यूमरस साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर,